Morning students, welcome to Learners Academy. Good morning. So we were solving exercise 9.1, one and only exercise of the chapter. पूरा चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन है 20-25, तीन क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं. टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. इट इज ऑलमोस्ट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, है ना. टोटली डिपेंडेंट ऑन ट्रिगोनोमेट्री. ट्रिगोनोमेट्री आता है तो हमको ये चैप्टर आता है, अदरवाइज नहीं आता है. ठीक है. और ट्रिगोनोमेट्री के अंदर भी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड हाइट, that will be sorted through trigonometry. Question number 4 says the angle of elevation. क्या होता है angle of elevation? कल बताया था क्या होता है. वेरी गुड. लाइन ऑफ साइट एंड ग्राउंड के बीच का एंगल. सिंपल सी डेफिनेशन. लाइन ऑफ साइट एंड ग्राउंड के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल. देख नहीं रहा हूं मैं. हाँ, वो ऐसे करके देख रही है, बॉटल आ रही है कुछ. ठीक है. लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट क्या होती है? नीचे वाला ऊपर वाले को देखेगा तो लाइन ऑफ साइट बनेगी, वो वाली लाइन ऑफ साइट प्लस, और नीचे जो ग्राउंड पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने कंसीडर कर दी, उसके बीच का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन. ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी टावर के टॉप से, टावर के टॉप पर कहां से? फ्रॉम ए पॉइंट गिवन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पे किसी पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर आप जा रहे हो, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. देखो ये इंफॉर्मेशन को अलग से रीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन रीड करना. इस ग्राउंड के बाद ये रीड करो इस 30 डिग्री, फिर समझ आएगा. अब फिर से पढ़ो स्टेटमेंट. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री. अब समझ आया? अब समझ आया ना. पहले आपने कहा कि यार एंगल के नाम पे 30 मीटर कहां से दे दिया, एंगल 30 मीटर कैसे होगा. ठीक है. तो हमेशा याद रखना, कभी भी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम में या किसी भी स्टेटमेंट में कोई इंफॉर्मेशन दो कोमा के बीच में कैद होती है ना, जैसे ये दो कोमा है, तो उसको एक बार भूल जाया करो और उसके बाद की इंफॉर्मेशन पहले पढ़ा करो. हाँ क्या कोमा लगाना भूल गए? तो सुनो सुनो, तो ये वर्ड्स भी तो हेल्प करते हैं यार. विच इज आपने अगर ग्रामर की थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है. हु विच दैट, है ना. तो रिलेटिव प्रोनाउन से हमेशा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन शुरू होती है. हु विच दैट रिलेटिव प्रोनाउन से हमेशा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. तो ये नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, उससे भी पता चल रहा है. तो इसको अलग पढ़ो और उस इन्फॉर्मेशन को अलग पढ़ो. दैट मीन्स ये हो गई लाइन ऑफ साइट, ये हो गया ग्राउंड. एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री. थोड़ा सही बना दो फिर से. ये हो गई लाइन ऑफ साइट और ये हो गया ग्राउंड. क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन? 30 डिग्री. और अब उस इंफॉर्मेशन को अब पढ़ते हैं अपन. अब क्या कह रहा था वो? विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. अब ये 30 मीटर कौन किससे दूर है? वैसे तो एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता चल गया होगा कि ये 30 मीटर है. बट अगर अच्छे से देखें तो ये जो विच होता है ना बेटा, ये विच किसकी जानकारी देता है पता है? जस्ट इससे पहले वाले नाउन या प्रोनाउन की. तो विच इंफॉर्मेशन दे रहा है? पॉइंट की. विच किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? ग्राउंड पे जो वो पॉइंट है. तो अब ग्राउंड पे जो वो पॉइंट है वो 30 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर से. वो पॉइंट जो है 30 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर से. तो ये इंफॉर्मेशन, ये डिस्टेंस विल बी व्हाट? 30 मीटर. लेट्स मार्क इट एबीसी. अब क्या चाहिए इसको? इसको चाहिए फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. इजी, आपको केवल ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो अगर मैं सी को एंगल सी जो है उसको थीटा कंसीडर करूं, यानी कि इसके रेफरेंस में चीजों को सोचूं, तो ये ऑपोजिट साइड हो गई और ये एडजेसेंट साइड हो गई. ऑपोजिट और एडजेसेंट का कनेक्शन tan थीटा में मिलता है. So I will apply tan C. Tan C will be what? Opposite side divided by adjacent side. That means opposite side है AB divided by adjacent side क्या है? BC. Okay. C, एंगल C कितना है? 30 डिग्री. तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई. AB कितना है पता करना है, BC कितना है पता है, और tan 30 की वैल्यू पुटअप कर दो. कितनी होती है? आज पूछनी थी शायद वैल्यू, है ना, सबसे. आपसे याद है सबको? साइन cos tan की तो याद है? ठीक है. cos 60 1/2. ठीक है. तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 डिवाइडेड बाय √3. ठीक है. और जनरली अपन इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, सो वी विल रैशनलाइज इट. रैशनलाइज करके √3 इंटू √3 3, और 3 से ये 10 टाइम्स. आंसर क्या आ जाएगा? 10√3 मीटर. आंसर मैच करते जाना, पीछे से चलते. थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे हम, है ना. 10√3 मीटर. क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इजी था.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट जो है 60 मीटर ऊंची उड़ रही है ग्राउंड से। तो ऊंचाई हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ऊंचाई हमेशा क्या होती है, हाइट जहां पे वर्ड आ गया ना हाइट, तो हाइट कभी भी यूं नहीं होगी। अब कोई सोचेगा सर पतंग हम उड़ाएंगे तो पतंग ऐसे थोड़ा जाएगी रॉकेट की तरफ, पतंग तो यूं जाएगी। तो इसको मानो आप 60 मीटर। ऐसा कंफ्यूजन होता है कि पतंग ऐसे उड़ती है तो इसको मानो 60 मीटर, नहीं। कैसे भी कोई भी उड़ता हो, हाइट की जब भी बात आएगी तो वो जहां पर भी है ग्राउंड से, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हाइट मानी जाएगी, ये फिक्स। ठीक है, तो लेट अस से कि ये पॉइंट जो है ये है मेरी काइट। अब ये ऑब्वियसली ऐसे उड़ रही होगी, रॉकेट की तरह काइट कभी जाती नहीं है, गई है क्या कभी किसी की? क्योंकि इस तरीके से हवा चलती नहीं है। तो ये मान लो काइट है, ठीक है। ये आदमी यहाँ खड़ा है, ये काइट उड़ा रहा है। लेकिन काइट जहां भी होगी उसकी जो हाइट की बात करूंगा वो क्या करूंगा मैं, परपेंडिकुलर हाइट की बात करूंगा। तो परपेंडिकुलर हाइट कितनी है? ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 60 मीटर। आगे पढ़ते हैं। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, जो काइट से डोर बंधी हुई है, स्ट्रिंग का मतलब डोर, इज टेम्पररीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। उड़ाते हैं ना हम पतंग कई बार, जैसे पानी पीने जाना होता है तो बांध के चले जाते हैं, हाँ, किसी को पकड़ा के चले जाते हैं, या उसको किसी ग्राउंड पे किसी पॉइंट से किसी खूंटे से बांध के चले जाते हैं, उड़ती रहती बढ़िया, लहराती रहती है, हवा बढ़िया चल रही हो, कई बार वापस आते तो मिलती नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही किया उसने, क्या किया, पतंग को बांध दिया किसी पॉइंट से और थोड़ा सा पानी वानी पीने या नाश्ता करने चला गया कोई। ठीक है, क्या हुआ फिर? द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड द ग्राउंड, तो वो इंक्लिनेशन बन रहा है किसका? स्ट्रिंग का ग्राउंड से, यानी वो जो लाइन ऑफ साइट थी अभी वो स्ट्रिंग है और ग्राउंड तो ग्राउंड ही है, तो उसके बीच का इंक्लिनेशन कितना है? 60 डिग्री। दैट मीन्स दिस इज 60 डिग्री। ये मान लो ग्राउंड से बांधी मैंने पतंग, उड़ रही है बढ़िया, लहरा रही है, अभी तक कटी नहीं है, 60 डिग्री। इसको मार्क कर देता हूँ एबीसी। एबीसी की जगह केबीसी मार्क कर देता हूँ, क्यों? के फॉर काइट। ठीक है, क्लियर? चलो आगे सुनो। इंक्लिनेशन लगा दी 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो, ये क्या है? स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब वो जो गांठ होती है बीच में, ऐसी कोई गांठ नहीं, बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सीधी स्ट्रिंग है। तो उस स्ट्रिंग की लंबाई मुझे पता करके बताओ। दैट मीन्स मुझे ये हाइपोटेन्यूज पता करनी है। और हाइट कितनी गिवन थी, किस हाइट पे उड़ रही थी वो? 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही। कुल मिला के 60 मीटर ये मत मार्क कर देना, इस क्वेश्चन में बस ये कंफ्यूजन हो सकता है कि 60 मीटर को ये मार्क कर दे स्ट्रिंग की लंबाई। स्ट्रिंग की लंबाई तो एक्चुअली निकालनी है आपको। 60 मीटर हाइट दी है ना, और हाइट हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर ही होती है। चलो जल्दी से निकालते हैं। तो ये इसके हिसाब से हो जाएगा ऑपोजिट साइड, और निकालनी क्या है आपको? हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन किस में होता है? साइन थीटा में। साइन सी इक्वल्स टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो सी कितना है? 60 डिग्री है। ऑपोजिट साइड कितनी है? 60 मीटर है। और हाइपोटेन्यूज आपको के सी, ये आपको निकालनी है के सी। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू बोलो, √3/2 60 डिवाइडेड बाई के सी। तो के सी की वैल्यू बोलो, के सी की वैल्यू बोलो। 60 इंटू 2 120 डिवाइडेड बाई √3। अगेन √3 रैशनल डिनोमिनेटर में आ रहा है, क्या करेंगे? रैशनलाइज, मल्टीप्लाइंग एंड मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाई √3। तो √3 इंटू √3 3, और 3 40 जा 120, तो 40 √3 मीटर। हाँ मैच करो। ठीक है, क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर ऊंचा लड़का, मतलब जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। ठीक है ना? वैसे जनरली हाइट को फुट एंड इंचेस में नापा जाता है, यहाँ पे मीटर में नापा गया है ना। तो 1.5 मीटर टॉल बॉय जो है स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा जी, एक तो बिल्डिंग है और एक बॉय है, ध्यान से सुनना। एक तो है बिल्डिंग और उसके एवज में एक है बॉय। इतना सा ही होगा बॉय तो बिल्डिंग के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जो बॉय की लंबाई है, थोड़ा सा बड़ा कर दो ताकि दिखे तो सही बेचारा। ये है 1.5 मीटर। बॉय की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। बिल्डिंग की लंबाई कितनी है, मतलब ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। ये गिवन है। आगे पढ़ते हैं। और ये कितना दूर खड़ा है उससे? इस स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पे वो खड़ा है, वो दूरी मुझे पता नहीं है।
मतलब ये जो दूरी है ये मुझे पता नहीं है कि वो बिल्डिंग से कितना दूर खड़ा है, ये मिसिंग है। चलते हैं आगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, अब उसकी आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। अब अगर आपको ऐसा कुछ गिवन ना हो स्पेसिफिकली कि आईज से कि फुट से कहां से, तो फिर अपन हमेशा फुट मानेंगे। क्या मानेंगे? फुट। बट स्पेसिफिकली गिवन है कि कहां से? आईज से। तो आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, तो आप आईज ये मानोगे। कोई कहेगा सर खोपड़ी में थोड़ा ना आंख होती है, अब उतना तो चलेगा यार, आंख और खोपड़ी में ज्यादा डिफरेंस है नहीं ना, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक ये एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा क्या होता है? हमेशा क्या होता है, जहां से बनता है, जिस भी पॉइंट से बनता है उसकी सीध में एक इमेजिनरी पैरेलल लाइन बनेगी ग्राउंड के। उसकी सीध में जहां से बन रहा है, सपोज करो मेरी आइस से बन रहा है, तो आइस की सीध में एक पैरेलल लाइन सोचो जो ग्राउंड के पैरेलल हो, और उस लाइन और आई साइड के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? तो इसके पैरेलल लाइन में ऐसे ही बनाऊंगा, ग्राउंड के पैरेलल लाइन इसकी आइस की सीध में, और इस ये एक तरीके से ग्राउंड का काम कर रहा है, ग्राउंड और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन। इज दैट क्लियर? तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन? कितना है? 60 डिग्री। अच्छा, पहले 30 था फिर 60 हो गया, अभी कितना है? अभी है 30। लेकिन कुछ देर के बाद ये लड़का थोड़ा आगे खिसक गया, यहां आ गया, तो अब इसकी आइज और इसके बीच का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। एक ये लॉजिक हमेशा याद रखना कि जितना अपन ऑब्जेक्ट के करीब जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा, जितना दूर जाएंगे एंगल घटता जाएगा। तो अपन बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं तो एंगल बढ़ेगा, फाइनली बिल्कुल बिल्डिंग के चिपक गया तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 30, 60 और आ गया जो 70, 75, 85, बिल्कुल बिल्डिंग के चिपक जाएंगे तो बिल्कुल सीध में हो जाएगी बिल्डिंग, तो वो 90 डिग्री हो जाएगा वहां पर, ठीक है। अब 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चलता गया, तो वो क्लियर नहीं दिख रहा क्या आज? मुझे ही दिक्कत आ गई। अभी क्लियर है थोड़ा सा? एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जितना जितना वो बिल्डिंग की तरफ जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो एक्चुअली उसने बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट मीन्स ये डिस्टेंस फाइंड करना है आपको। ये डिस्टेंस यहां से लेकर और यहां तक, ये आपको फाइंड करना है कितना ट्रेवल किया, ठीक है। पहले कुछ दूरी पे था, अभी भी कुछ दूरी पर है, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? अब सुनो, अगर मुझे ये लंबाई पता है, वैसे ये टोटल लंबाई थी 30 मीटर, तो आप 1.5 मीटर ये लंबाई अगर माइनस कर दो तो ऊपर वाली लंबाई कितनी आ जाएगी बोलना? 28.5 मीटर आ जाएगी। फाइन, यानी कि ये लंबाई आ गई 28.5, कौन सी? यहां से लेकर और यहां तक, ठीक है। अब ये 28.5 मेरे को गिवन है, तो उसकी मदद से इसको मैं मार्क कर देता हूं एक बार। ए बी, लेट से पहले वो सी पॉइंट पे था, अभी वो डी पॉइंट पे। वैसे नीचे वाले पॉइंट्स मार्क करने चाहिए पर उनका कोई रोल नहीं है, तो कर देना, बाकी उनका कोई रोल है नहीं, ई एफ कुछ भी कर देना। तो पहले वो सी पॉइंट पे था, अभी वो डी पॉइंट पे। तो अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी को कंसीडर करूं और एंगल सी को थीटा मानूं, तो सामने वाली साइड गिवन है, तो ये एडजेसेंट साइड टोटल बीसी आ सकती है। और फिर अगेन इस ट्रायंगल को कंसीडर करूं ए बी डी, तो वापस सामने वाली साइड गिवन है, तो एडजेसेंट साइड बीडी भी आ सकती है। तो बीसी में से फिर बीडी माइनस कर दूंगा तो पता चल जाएगा मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ में आया लॉजिक? दोनों ही केस में ऑपोजिट एंड एडजेसेंट का कॉम्बिनेशन है, ऑपोजिट एडजेसेंट, ऑपोजिट एडजेसेंट, यानी दोनों ही केस में क्या लगेगा? 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगा। तो पहले ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा हूं, बड़े ट्राइंगल एबीसी की। तो ट्राइंगल एबीसी में मैं 10C अगर लगाता हूं, 10C, तो ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय क्या होता है? एडजेसेंट साइड। तो सी कितना है? सी कितना है? 30 डिग्री। ऑपोजिट साइड कितनी है? 28.5, और एडजेसेंट साइड ये है बीसी जो मुझे पता करनी। 1030 की वैल्यू बोलना, इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय व्हाट? बीसी। तो यहां से बीसी की वैल्यू क्या आ गई? 28.5 इंटू √3 मीटर्स। कोई डाउट? अब चलते हैं अपन सेकेंड ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए डी डी के अंदर। स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी
डी। तो एबीडी ट्रायंगल के अंदर एंगल डी होगा मेरा रेफरेंस वाला एंगल, उसके सामने वाली साइड अभी भी ऑपोजिट है और अभी भी एडजेसेंट, वापस वही 10D लगा दूंगा जैसे 10C लगाया, अभी क्या लगा दूंगा 10D। तो 10D फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। डी कितना है 60 डिग्री, ऑपोजिट साइड क्या है वही 28.5, लेकिन एडजेसेंट साइड जो है आपकी बार क्या है, एडजेसेंट साइड जो है आपकी बार है बीडी। पहले पूरी बड़े ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड पूरी क्या थी बीसी, अभी छोटे ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड क्या है ओनली बीडी, तो इसकी जगह लिख दूंगा मैं बीडी। 1060 की वैल्यू बोलना √3, 28.5 डिवाइडेड बाय बीडी। तो बीडी की वैल्यू क्या गई, इसके नीचे 1 मान लो, तो बीडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीडी इंटू दिस और दिस इंटू दिस, तो 28.5 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा, बोलो ठीक है। अब रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज कर दो, उसको पहले वाले को तो जरूरत नहीं पड़ी रेशनलाइज करने की, इसको जरूरत पड़ेगी। तो √3 इंटू √3 3, और ये 3 से कितनी बार कटेगा, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, तो 9.5 √3 मीटर्स, ये आ गया आपका बीडी। बीडी कितना आ गया बेटा, यहां लिख देता हूं उसके बगल में, बीडी कितना आ गया 9.5 √3 मीटर। तो इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं तो BC में से ये BD गया तो CD बचा, और इसमें से इसको घटाओ तो 28.5 में से 9.5 गया, 0.5 से 0.5 गया, 28 में से 9 गया तो 19 √3 मीटर। आंसर मैच करो, 19 √3 मीटर्स इतनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी बिल्डिंग की तरफ, वो इतना गया। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहले वाली डिस्टेंस कितनी थी, पहले कितनी दूर खड़ा था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अब कितना दूर है, और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितना ट्रेवल किया। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले कितनी डिस्टेंस थी 28.5, अब कितनी डिस्टेंस है 9.5, तो ट्रेवल कितना किया माइनस करके 19 √3 मीटर। सबको क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चन शुरू हो गए जिसमें एक बार ही ट्रिग्नोमेट्री लगाने से काम नहीं बनेगा, एक से ज्यादा बार लगाना पड़ेगा, जैसे इसमें 2 बार ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ी, 2 अलग अलग ट्राइंगल्स, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट the top of a 20 meter high building is r 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. क्वेश्चन का फिगर बनाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है ना। तो इसके लिए ही मैंने कल आपसे बार बार कहा था कि टॉप ऑफ द टावर हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, इन चीजों का मतलब समझो, और मतलब समझ समझ के आप करो। तो थोड़े थोड़े वर्ड्स में मैं इसको तोड़ के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आपने क्लास में किया हो, तो इस क्वेश्चन का फिगर आपको आता हो, रट गया हो माइंड में, 2-3 बार किया हो, टेस्ट भी दिया हो, बट इस तरह का कुछ दूसरा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करोगे। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो क्वेश्चन कैसे होता है, इंपॉर्टेंट ये कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। सुनना ध्यान से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट कहां पर है, ये ग्राउंड है, इसका ये पॉइंट है, दिख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे ही बनेगा, ऐसे तो बन नहीं सरा, नहीं बन सकता ना, जमीन के अंदर थोड़ा घुसोगे ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनेगा। ओके आगे सुनो, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल्स लिखा है, एंगल्स दैट मींस 2 एंगल्स बना रहे, बॉटम पे और टॉप पे, किसके, ट्रांसमिशन टावर के, यानी कोई ट्रांसमिशन टावर है ऊपर, और ऊपर कोई ट्रांसमिशन टावर समझते हो ना, पहले के जमाने में, आजकल तो ये डिश केबल वगैरह हो गए, फाइबर सिस्टम आ गया है, पहले के जमाने में टीवी टावर होता था, डीडी नेशनल जो चलता था ना चैनल हमारा दूरदर्शन, आपने शायद देखा ही नहीं होगा, आप तो पैदा ही डिक्स में हुए हो, हम पैदा है हमारी दूरदर्शन की पैदाइश है, देखते थे बढ़िया शक्तिमान उसमें। तो टीवी टावर लगा रहता था पहाड़ के ऊपर, अभी निवाई में हमारे अपने लगा हुआ नहीं है, क्योंकि निवाई में जब तक गवर्नमेंट ने सोचा कि टीवी टावर लगाएं तब तक डिश आ गई थी। हमारा जो पुराना होम टाउन या बड़े बड़े शहरों जयपुर वगैरह में देखोगे ना, तो पहाड़ के ऊपर एक टावर मिलेगा आपको, जनरली आप कभी घूमने भी जाओगे, कोई सोचता है टावर किसका है, वो है टीवी ट्रांसमिशन टावर है, वहां से चैनल मतलब कनेक्शन आता था, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता था वो दूरदर्शन सबके लिए, तो आना उसको कहते थे टीवी टावर। तो ये ट्रांसमिशन टावर है, और जरूरी नहीं है कि ये टीवी टावर हो, आज के टाइम में अगर आप देखते हो तो मोबाइल के टावर्स नहीं लगे रहते क्या,
ये कुछ हाइट पे लगे रहते हैं, आपने देखा हो कई बार, छत के ऊपर देखा होगा आपने किसी के, कई बार पहाड़ के ऊपर देखा होगा, या कोई एक पोल है, पोल के ऊपर फिर टावर है, इस तरीके से देखा होगा, या बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर कुछ टावर है, ऐसे देखा होगा। तो वो टावर कुल मिला के ऊपर है। अब ऊपर है तो यहाँ नीचे से जब मैं देख रहा हूं तो उस टावर की मुझे बॉटम भी दिखाई दे रही है और टॉप भी दिखाई दे रही है। बॉटम देखने के लिए थोड़ी सी नजरें उठेगी, टॉप देखने के लिए और नजरें उठेंगी। समझ में आ रही बात? तो बॉटम देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा सा कम होगा और टॉप देखने के लिए थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है ना? तो ये क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप, नहीं कौन सा था, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर क्या है, और बिल्डिंग कितनी ऊंची है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, यानी कि ये टावर की लंबाई नहीं है, ये एक बिल्डिंग है। लेट अस सपोज कि ये बिल्डिंग है, ये कितनी ऊंची है? 20 मीटर। इस बिल्डिंग के टॉप पे देखो क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के टॉप पे एक टावर है लाइक दिस। ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप पे एक टावर है लाइक दिस। अब इस टावर के बॉटम और इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है। ये तो हो गया बॉटम और ये हो गया क्या? टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है कितना। और एंगल ऑफ एलिवेशन अगर ग्राउंड पे है तो ग्राउंड से ही हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे। कितना कितना गिवन है? 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब अंडरस्टूड नहीं, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब अंडरस्टूड है कि ये वाला 45 है और ये वाला 60 है। और उसके इंफॉर्मेशन के हिसाब से भी आप देख सकते हो रेस्पेक्टिवली वर्ड उसने यूज किया है। पहले क्या कहा है उसने? बॉटम, तो बॉटम की सीट में 45 होगा। बाद में क्या कहा है? टॉप, तो टॉप की सीट में 60 होगा। और फिगर के हिसाब से भी वो अंडरस्टूड है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब कई बच्चा सोचते हैं कि सर हाइट तो गिवन थी 20 मीटर, वो तो बिल्डिंग की हाइट गिवन थी। किसकी हाइट गिवन थी? बिल्डिंग की हाइट। आपसे किसकी हाइट पूछी है? ये वाली हाइट पूछी, आपसे ये वाली हाइट पूछी। ठीक है, टावर की हाइट। तो आपको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है? पिछले क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल लाइन दो हिस्सों में टूट रही थी, अभी वर्टिकल लाइन दो हिस्सों में टूट रही है। ठीक है ना? वही दो बार आपको क्या लगाना पड़ेगा? ट्रिगोनोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। चलो अब अपन ने इस क्वेश्चन को डीकोड कर दिया है, तो अब अपन ट्राइंगल की बात करते हैं। इसको डिलीट कर देता हूं मैं। अब इस ट्राइंगल के हिसाब से सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कुछ मार्किंग कर देते हैं। लेट्स से कि ये तो है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है, तो पहले बड़े ट्राइंगल की बात करूं? नहीं, पहले छोटे ट्राइंगल की बात करूं, क्योंकि छोटे ट्राइंगल में एक साइड क्लियर कट गिवन है 20 मीटर, जो बिल्कुल इजीली सॉल्वेबल है। पहले उसकी बात करते हैं ना। तो छोटे ट्राइंगल में ट्राइंगल बी सी डी के अंदर छोटी वाली ये अगर इसको 45 डिग्री को थीटा मान ले तो ऑपोजिट साइड गिवन है। ठीक है, अब इससे निकालूं क्या मैं? तो इससे निकालना वो है जो कनेक्टिंग लिंक है दोनों ट्राइंगल में। अब आप खुद सोचो, दो ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं? ए सी डी एंड बी सी डी। इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन सी साइड कॉमन है? सी डी। डीसी या सी डी, कौन सी साइड कॉमन है? डीसी। तो मैं एक ट्राइंगल से पहले डीसी निकालूंगा, उस डीसी को अगले ट्राइंगल में यूज कर लूंगा। कनेक्टिंग लिंक यही है ना। पिछले क्वेश्चन में हाइट थी कनेक्टिंग लिंक, सामने वाली जो हाइट आ रही थी 28.5 मीटर, वो कनेक्टिंग लिंक थी, वो दोनों ट्राइंगल्स में आ रही थी। तो इसलिए मैंने कनेक्शन उसका लिया। इसमें किसका लूंगा? ऑपोजिट के साथ इस डीसी का कनेक्शन लूंगा, ऑपोजिट और एडजेसेंट का कनेक्शन लूंगा। तो कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं सबसे पहले? ट्राइंगल बीसीडी। इन ट्राइंगल बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी मैं सबसे पहले एंगल डी पर tan थीटा अप्लाई कर रहा हूं। तो tan d, फॉर्मूला वही, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, डी कितना है? डी कितना है? इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग 45 है, उस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग 60 है। ठीक है, तो मैं 45 लगाऊंगा। और ऑपोजिट साइड कितनी है? बीसी, यानी कि 20 मीटर। और एडजेसेंट साइड कितनी है? डीसी। ये आपको पता करनी है। tan 45 क्या होता है? 1 इक्वल टू 20 बाय डीसी। तो यहां से डीसी की वैल्यू क्या आ जाती है? डीसी बन जाए डीसी इक्वल टू 20 मीटर। ये आ गया 20 मीटर। डीसी कितना आ गया बेटा? 20 मीटर। अब आप अगले ट्राइंगल में डीसी को यूज कर सकते हो ना। ठीक है, एक और चीज, जब एंगल 45 डिग्री हो तो ऑपोजिट एंड एडजेसेंट इक्वल होती है और वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। इसको जनरल नॉलेज की तरह याद करके चलना है। जब थीटा 45 डिग्री हो तो वो भी 45 डिग्री होगा,
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बन गया। कौन सी दो साइड इक्वल होगी? ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज के अलावा बची हुई दो साइड इक्वल होगी, यानी ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड इक्वल होंगी अगर थीटा 45 डिग्री हो। तो ये 20 था तो ये भी 20 है। छोटे ट्रायंगल में ही होगी क्योंकि छोटे ट्रायंगल में वो 20 था ना, तो छोटे ट्रायंगल में ये 20 होगा, लेकिन ये 20 अब बड़े ट्रायंगल में भी काम आएगा। ऐसे नहीं कर सकते सर ये 20 तो ये टोटल में 20 कर दो। क्यों? बड़े ट्रायंगल में थीटा 45 है क्या? नहीं है ना। बड़े ट्रायंगल में तो थीटा 60 डिग्री है, तो वहां पे इक्वल नहीं होंगी ऑपोजिट एडजेसेंट। छोटे ट्रायंगल में थीटा 45 है तो छोटे ट्रायंगल की ऑपोजिट और एडजेसेंट एक्जैक्टली इक्वल होगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ। ट्रायंगल ACD। इन ट्रायंगल ACD, तो ACD ट्रायंगल के अंदर अगेन थीटा अगेन 10 लगाऊंगा मैं D पर। 10 D इक्वल टू वही ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। D कितना है आपकी बार? 60 डिग्री है। ऑपोजिट क्या है साइड? ऑपोजिट साइड है टोटल। ऑपोजिट साइड क्या है बेटा? टोटल, A से लेकर C तक। तो AC लगा देता हूं। समझ आया ना? ऑपोजिट साइड AC है पूरी। बड़े ट्रायंगल में पूरी सामने वाली साइड पूरी ऑपोजिट साइड में काउंट होगी, और एडजेसेंट साइड तो वही हो जाएगी DC पहले की तरह। 1060 की वैल्यू √3। AC पता करना है, DC अभी अभी पता किया है। कितना पता किया है? 20। ओके, तो AC की वैल्यू बोलो 20 √3 मीटर। आपको क्या चाहिए था? हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर की हाइट क्या है? AB। तो AB की लंबाई कैसे निकाल लेंगे हम? AB इक्वल टू टोटल AC में से मैं नीचे वाला CD माइनस कर दूं। एक मिनट रुको, AC में से BC मतलब है ना, AC में से BC माइनस कर दो। ठीक है, तो टोटल AC कितना आया था? अभी आया है 20 √3, और BC कितना है? गिवन है ना 20। तो इस फॉर्म में लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं तो 20 को कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा? √3 - 1 मीटर। एग्जैक्टली सॉल्व करो तो √3 1.732 होता है, उसमें से 1 निकाला तो 0.732 बचा। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी लिखो, नहीं तो इस फॉर्म में छोड़ दो, वो आंसर करेक्ट हो। इसी में 20 × √3 - 1, आगे मीटर जरूर लगा देते, मीटर्स में सब कुछ गिवन है। बोलो अनुष्का, समझ आया? ठीक है, तो एक बार फिगर बनने के बाद तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, पूरी एक्सरसाइज ऐसे चल रही है, बस फिगर बन जाए एक बार अच्छे से और करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 मतलब सॉरी, ए स्टैच्यू सब समझते हो? मूर्ति। आपने देखी होगी मूर्ति कभी भी जमीन पे नहीं रखते, किसी हाइट वाली जगह पे रखते हैं। जैसे अम्बेडकर साहब की मूर्ति देखोगे तो वो पहले बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ये रहा पेडेस्टल। एक पेडेस्टल बनाते हैं, उसके ऊपर क्या लगाते हैं? वो एक मूर्ति लगा देते हैं, या फिर किसी बिल्डिंग के ऊपर लगा देते हैं, तो कुछ हाइट पे ही होती है वो। तो ऑब्वियसली ये स्टैच्यू देख के ही मेरे को फीलिंग आ गई कि ऐसे करके ऐसे होगा कुछ, एक कोई हाइट वाली चीज होगी, उसके ऊपर स्टैच्यू होगी। क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप कुछ चीजें अनुमान लगा लेते हो, है ना। अब स्टैच्यू कितनी लंबी है, कितनी टॉल है, मतलब हाइट क्या है उसकी? 1.6। ठीक है जी, ये टॉल आ गई 1.6 मीटर। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। ठीक है, अब क्या है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे लगाओ पॉइंट। अब ग्राउंड जो होगा इस पेडेस्टल की सीध में कहीं होगा, हॉरिजॉन्टल सीध में, पेडेस्टल की हॉरिजॉन्टल सीध में ग्राउंड पॉइंट है। आगे चलते हैं, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टेच्यू कितना है? 60 डिग्री। टॉप ऑफ द स्टेच्यू 60 डिग्री है, तो टॉप ऑफ द स्टेच्यू तो ये होगा, कितना है बेटा? ये 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल भी गिवन है, कितना? 45। अब टॉप ऑफ द पेडेस्टल जो है वो बॉटम ऑफ द स्टेच्यू होगा ना, अंडरस्टूड है? बॉटम ऑफ द स्टेच्यू टॉप ऑफ द पेडेस्टल होगा, ये पेडेस्टल का टॉप है, वो स्टेच्यू का टॉप है, समझ रहे हो ना। तो ये कितना है? 45 डिग्री। आगे सुनते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब और कुछ नहीं गिवन है, सेम क्वेश्चन हो गया, लेकिन और कुछ नहीं गिवन है क्या? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, केवल और केवल मुझे ये गिवन है, नहीं सेम पैटर्न जरूर है, लेकिन क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा उससे ज्यादा है। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। हाइट ऑफ द पेडेस्टल दैट मींस आपको ये वाली हाइट निकालनी है, तो मैं इसको पहले की तरह मार्क कर देता हूं, A B C D। अब की बार आपको क्या निकालना है? BC निकालना है, राइट? ये वाली हाइट आपको निकालनी है।
सपोज करो उसको मैं x मान लेता हूँ, या BC लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब कैसे निकालें इसको सर, कैसे निकालेंगे? ठीक है, शुरू करें। देखो जी, तो सबसे पहले वही कनेक्टिंग लिंक है हमारी DC, तो DC तो लेंगे ही लेंगे, और थीटा के सामने वाली चीजें ही निकालनी है या गिवन है, तो ऑपोजिट लेंगे ही लेंगे, यानी ऑपोजिट एडजेसेंट का कॉम्बिनेशन पक्का हो गया। सबसे पहले तो पक्का किया करो कौन सा रेशियो लगेगा। रेशियो कैसे? DC तो फिक्स है, लगेगा ही लगेगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल के कॉमन साइड है, और 60 डिग्री के सामने या 45 डिग्री के सामने ऐसी चीजें रखी हुई हैं जो या तो गिवन है या कुछ कुछ पार्ट उसमें से पूछ लिया, तो ऑपोजिट भी लगेगा ही लगेगा, तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट लगेगा। लेकिन अब की बार प्रॉब्लम ये कि BC गिवन नहीं है। पिछले क्वेश्चन में ये गिवन था, वो गिवन नहीं था, इस क्वेश्चन में वो गिवन है और ये गिवन नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन में तो हम आगे बढ़ पाए, सिंपली हमने कोई XX मानने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि नीचे वाला गिवन था, ऊपर वाला पूछ लिया था। तो देखो बेस गिवन हो और ऊपर की जैसे नींव हमको पता हो और ऊपर के पता करना हो तो वो आसान काम होता है, लेकिन अगर ऊपर का गिवन हो और फिर पूछ लिया कि बेस कितना है, थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग तो बेस से ही करनी पड़ती है। स्टार्टिंग किससे करनी पड़ती है? बेस से ही करनी पड़ती है, वो पता ही नहीं है, तो लेट्स मार्क इट x, इसको क्या मान लिया? x। ठीक है, तो अब वही नीचे वाले ट्राइंगल में पहले लगाएंगे हम, इन ट्राइंगल BCD, एंगल C 90 डिग्री है, तो 10D लगाऊंगा मैं, वही ऑपोजिट बाय क्या? एडजेसेंट। अब मुझे बताओ एंगल D कितना है बड़े छोटे ट्राइंगल में? छोटे ट्राइंगल में 45 डिग्री है, तो 10 45 इक्वल टू ऑपोजिट साइड क्या है? BC है, इसको x लिख दिया है मैंने, और A यानी कि ये कितनी है? DC। ठीक है, क्लियर? अब 10 45 की वैल्यू बोलना 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x बाई DC। तो मुझे क्या चाहिए था? यहां से DC की वैल्यू चाहिए थी, तो DC की वैल्यू क्या आ जाएगी? x मीटर, और पहले ही बताया था 45 डिग्री तो ऑपोजिट और एडजेसेंट इक्वल होते हैं, ये x माना है तो ये भी x ही होगा। अब एग्जाम में तो मजबूर ये सॉल्व करके दिखाना है, लेकिन जनरल नॉलेज से कुछ चीजें याद होती है ना, तो हाथ जल्दी जल्दी चलते हैं, पता होता है कि x ही आएगा, तो जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं हमारे, है ना। तो ये x मीटर, ये डिस्टेंस हो गई DC। चलते हैं अगले ट्राइंगल में। अगला ट्राइंगल क्या है? ACD लगेगा, उसमें भी वही 10 इन ट्राइंगल ACD, वही 10D, लेकिन अब एंगल चेंज हो जाएगा, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय व्हाट? एडजेसेंट। एंगल D अब की बार कितना है? बड़ा है, 60 डिग्री। ऑपोजिट साइड अब की बार कितनी है? ध्यान से देखो, देखो देखो, पूरी AC होगी, और AC की लंबाई देखो, ऊपर की लंबाई गिवन है 1.6, नीचे की मैंने मानी है x, तो 1.6 प्लस x, 1.6 प्लस x, 1.6 प्लस x, और जो नीचे एडजेसेंट है वो है x। अभी भी निकाली हमने, एडजेसेंट क्या है? देखो एडजेसेंट साइड तो वही है ना DC, वो तो हमने अभी अभी निकाली है, ये DC x निकाली है ना, तो एडजेसेंट की जगह पुटअप कर दूंगा मैं x। चलो 1060 की वैल्यू बोल दो, √3 फिक्स, और ये क्या हो जाएगा? 1.6 प्लस x डिवाइडेड बाई x। अब क्वेश्चन ये बन गया कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, और x की वैल्यू आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि उसने नीचे पेडेस्टल की हाइट पूछी थी, उसको ही हमने x माना था। ठीक है, चलो x इंटू √3 x इक्वल टू वॉट? 1.6, नीचे लिख देता हूँ, x इंटू √3 इक्वल टू √3x, x रूट के बाहर है याद रखना ना, इक्वल टू व्हाट? 1.6 प्लस x। x वाली टर्म्स को एक साइड कर देते, तो x को उधर भेज देता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा? √3x, और ये प्लस x इधर जाके क्या हो जाएगा? -x, इक्वल टू व्हाट? 1.6। x कॉमन ले लूं अगर मैं यहां से, तो क्या आ जाता है? √3 - 1 इक्वल टू व्हाट? 1.6। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है? √3 - 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1.6 डिवाइडेड बाय व्हाट? √3 - 1। अब इस फॉर्म में वैसे तो आंसर तो करेक्ट है, बट हमारी मजबूरी है, हमको क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में छोड़ते नहीं है। तो √3 - 1 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे हम, √3 + 1 ऊपर, √3 + 1 नीचे भी। ठीक है, ठीक है। अब देखो ऊपर तो क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू √3 + 1, ऊपर तो ये आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? √3 - 1 इंटू √3 + 1, तो a - b इंटू a + b क्या होता है? a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2,
और 2 से कट के ये 0.8 हो जाएगा। अब मैच करो आंसर, तो आंसर है 0.8 इंटू √3 + 1। इस एक्सरसाइज में इस तरह के अजीबोगरीब आंसर्स मिलेंगे आपको। 0.8 इंटू √3 + 1 आगे सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं सर। क्या कह रहा है सर? नहीं है सर, तो हैं सर, डाउट नहीं है। ओके नेक्स्ट। सर डाउट नहीं है, सर तो कभी भी डाउटफुल होते ही नहीं। अच्छा टाइम हो गया, कितना हो गया और कितना बचा है? देखो भाई कितना बचा है बताना। 8-4 हो गए। कितने क्वेश्चंस हो गए आज? 8-3। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हो गए आज? 8 हो गए। ठीक है, चलो बाकी कल फिर। टोटल कितने हैं इसमें? 16। ठीक है, कल या परसों तक हो जाएंगे। चलिए, तो आज के लिए काफी है, बाकी कल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।